हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जिसमें आप अपने एडुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, उसके साथ अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर कॉल्स की फैसिलिटी है। और लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड क्लासेस की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा लाइव क्लासेस नहीं देख पाता तो बाद में रिकॉर्डेड क्लासेस उसको अवेलेबल रहेगी। सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, जिस तरह का यूपीएससी का सिलेबस है, जिस तरह का पैटर्न है, उसी हिसाब से सारा कोर्स डिजाइन किया गया है ताकि बेस्ट तरीके से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस की फैसिलिटी है और अनलिमिटेड एक्सेस है। मतलब एक बार अगर आप नवीन वन कोड यूज करके अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराने वाले जितने एडुकेटर्स हैं सबके कोर्स आप अनलिमिटेड जितना चाहे उतना देख सकते हो। अगर आप लोगों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो जरूर कीजिए, क्योंकि स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस आपकी लर्निंग ऐप पे ही कंडक्ट की जाती है। एंड्रॉयड यूजर्स उसको गूगल प्ले से और एप्पल के यूजर उसको एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में सिक्स ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ। ज्योग्राफी से मास्टर्स किया है, ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आप मेरी क्लासेस के पीडीएफ चाहते हैं तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो वहां पे आप पूछ सकते हैं। उसके साथ ही अगर आप अनअकैडमी पे मेरे कोर्सेज देखना चाहते हैं, मेरे स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हैं, मेरा पेड कोर्सेज देखना चाहते हैं तो unacademy.com पे जाके नवीन तंवर नाम से मेरी प्रोफाइल सर्च कीजिए और मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे आपको 100+ टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। सारे के सारे कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइन किए गए हैं। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, प्लस है, आइकॉनिक है। प्लस 1 मंथ से लेके 36 मंथ यानी कि 3 साल तक का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं हमेशा ही रिकमेंड करता हूं कम से कम मिनिमम 1 ईयर का कोर्स ले। 1 ईयर कोर्स की फी 49,500, 2 ईयर की 72,000 और 3 ईयर की है 90,000। और अगर आप मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड ऑप्शन है आइकॉनिक। आइकॉनिक प्लस से क्यों बेटर है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल कोच मिलता है, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, स्टडी प्लान्स होते हैं और पर्सनल फीडबैक मिलेगा। ये 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के ऑप्शन में अवेलेबल है। 1 ईयर की फीस 69,500, 2 ईयर 1,07,000 और 3 ईयर है 1,41,000। अगेन अगर मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करते हो तो आपको यहाँ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी भी अनअकैडमी पे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन अवेलेबल है। जो 1 ईयर की फी 27,500, 2 ईयर 40,000 और 3 ईयर 50,000 है। फिर से अगर रेफरल कोड नवीन1 को यूज करेंगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरी मेंटरशिप मिलेगी। मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट, नवीन1 रेफरल कोड जिस भी कोर्स में चाहे आप इसको अप्लाई कर सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो कुल मिला के 10% डिस्काउंट कोड और मेरी मेंटरशिप का कोड है नवीन1, तो इसको जरूर अप्लाई करें। उसके साथ ही आप अनअकैडमी के पेड कोर्सेज में मेरा जो नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि ये पेपर चल रहा है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। जनरल स्टडी जीएस पेपर 4 है आपका मेंस का। वापस से आते हैं हमारे डेली के सेशन पे। ये है हमारा जो कोर्स क्या फीचर क्या है, इसमें डेली न्यूज एनालिसिस, डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज और टॉपिक ऑफ द डे ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डेली न्यूज एनालिसिस में आज आपके सामने क्या है। 28 नवंबर के दिन ये आज के द हिंदू की खबर है स्टूडेंट। इसमें लिखा है प्रोटेक्ट राइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू बेल, सुप्रीम कोर्ट टेल जजेस। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जजेस को बोला है, भारत के जितने भी न्यायालयों में चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सब जजेस को बोला है कि आम लोगों का जो जमानत प्राप्त करने का जो अधिकार है उसकी सुरक्षा की जाए। ओके, तो ये पूरा मामला क्या है ये देखते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अब ये कहां जाएगा, हमारा जनरल स्टडीज पेपर 2 में जाएगा। ये जनरल स्टडीज पेपर 2, क्योंकि वहीं पे हमारी पॉलिटी, गवर्नेंस, सुप्रीम कोर्ट ये सारे इश्यूज वहां पे डील किए जाते हैं। ये देखो,
स्वतंत्रता नहीं है केवल कुछ लोगों का उपहार, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं है कि जो लिबर्टी है केवल देश में गिने चुने लोगों का ही अधिकार है। ऐसा क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ लोग जो साधन संपन्न है, जिनके पास पैसा है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक इजीली जा सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो इजीली बेल ले लेते हैं, जमानत ले लेते हैं। बाकी जो आम इंसान है, गरीब इंसान है, वो अंडर ट्रायल्स में देश की जेलों में अपने पूरे के पूरे जीवन को, कई बार तो सालों साल निकल जाते हैं उनकी जेल के अंदर। तब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो स्वतंत्रता है ये केवल कुछ गिने हुए या गिने चुने लोगों का एक गिफ्ट नहीं है, उपहार नहीं है उन लोगों के लिए। देश के सभी नागरिकों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, या उनको इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपने इस स्वतंत्रता के अधिकार का उपभोग कर सके। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों से मांग की है कि वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करें और आम लोगों का जमानत प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करें। ये बात बोली है। मामला क्यों आया? जैसे कि आपको याद है अर्नब गोस्वामी का केस है, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। उसके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। पहले देख लेते हैं कि न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायाधीश है, उनकी एक बेंच ने अपने आदेश में कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप एक दिन के लिए भी उसकी स्वतंत्रता से वंचित कर रहे हो, उसको जेल में डाल रहे हो, उसको बेल नहीं मिल रही, ओके, तो अगर एक दिन के लिए भी आपने किसी को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया तो वह उचित नहीं है, क्योंकि एक दिन का समय भी बहुत अधिक होता है। ये स्वतंत्रता को लेके डिसीजन आया है। देखो ये सारे डिसीजंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में कोट करने में बहुत आपको मदद मिलेगी। जो मैं अक्सर बोलता हूं, जब मेंस के क्वेश्चन आते हैं आपके और आंसर राइटिंग में, मैं हमेशा तीन चीज बोलता हूं। तीन चीजें मैटर करती है। कंटेंट, आपके पास कितना अच्छा कंटेंट है। दूसरा मैं बोलता हूं कंटेक्स्ट, और तीसरा मैं बोलता हूं रिप्रेजेंटेशन, आपने लिखा कैसा है। दूसरा है आपका कंटेक्स्ट, तो क्वेश्चन पूछा गया है तो उसका कंटेक्स्ट क्या है। सपोज करो मेंस में कोई राइट टू लिबर्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया और आपको पता है कि अभी 6 महीने पहले या 2 महीने पहले ऐसा कोई मामला था, मुद्दा था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया, तो उस कंटेक्स्ट से स्टूडेंट आपको पता रहता है कि आपके आंसर की लाइन और लेंथ क्या रहेगी, आपको क्या लिखना है। तो ये सारी चीजें करंट अफेयर से आपको पता रहता है कि क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। जब आंसर राइटिंग का एक सेशन करूंगा, एक दो बहुत अच्छे सेशन लेके आऊंगा, जैसे ही हमारी लाइव क्लासेस शुरू होगी, बहुत ही उम्दा आंसर राइटिंग के ऊपर सेशन लेके आने वाला हूं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, वहां आंसर राइटिंग के नए आयाम देखने को, सीखने को मिलने वाले हैं आपको। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि एक दिन भी अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से वंचित है तो वो एक दिन का समय भी बहुत बड़ा है। न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि जो जमानत दी जाती है, भाई किसी भी व्यक्ति को जमानत क्यों दी जाती है? जमानत के जरिए भारत की जो आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है, लोगों के निर्दोषता के अनुमान को संरक्षित रखती है। भाई अभी आपके ऊपर कोई केस आया, फाइनली अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है, आपके आपके ऊपर चार्जशीट बनाई जा रही है, FIR दर्ज की गई, इसका मतलब अभी ये तो पक्का प्रूव नहीं हुआ ना कि आपने ही वो क्राइम किया है। तो बेल क्यों दी जाती है? बेल का मतलब ये है कि हो सकता है ये व्यक्ति, हो सकता है न्याय प्रक्रिया में टाइम लग जाए, इस व्यक्ति को हो सकता है ये अपराधी ना हो, ये निर्दोष हो, इसने कोई अपराध ना किया हो, तो उसको बेल दी जाती है। तो बेल क्या है? यही लिखा गया है कि जमानत के जरिए भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में लोगों के निर्दोषता के अनुमान को संरक्षित किया जाता है। कोर्ट ये मान के चलती है कि ये हो सकता है ये नागरिक, ये व्यक्ति जो जेल में है, कोर्ट में आया है, ये हो सकता है निर्दोष हो। तो जब तक इसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तब इसको बेल दी जाए, इसको जमानत दी जाए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं, जमानत देने के पीछे का तर्क ये है कि हो सकता है वो निर्दोष हो। तो अगर निर्दोष है तो उसको जेल में क्यों डाला जाए? आ गई बात समझ में? फिर देखो,
कोर्ट ने कहा कि राज्यों को नागरिकों को परेशान करने के लिए आपराधिक कानून का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मतलब अगर सरकार जो क्रिमिनल जो लॉज है उनका इस्तेमाल करके आम नागरिक को परेशान नहीं कर सकती। कोर्ट का यह निर्णय जो ये डिसीजन आया, ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, उसकी जमानत के संदर्भ में आया है। देखो मामला क्या था, मैं आपको बता देता हूं। अर्नब गोस्वामी के ऊपर साल 2018 में एक आरोप लगाया गया कि उसने एक मां और बेटे को खुदकुशी के लिए उकसाया था, कि उन्होंने फिर खुदकुशी कर ली थी और वो मर गए थे। तो उनके ऊपर ये आरोप आया था कि अर्नब गोस्वामी ने उकसाया उन माँ बाप को, जिसके चलते उन्होंने खुदकुशी की। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उसको जेल में डाल दिया गया। अब वो लगातार बेल के लिए डिमांड कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में था, वहां से फिर फाइनली ये सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को भी लताड़ लगाई है, फटकारा है और बोला है कि आपसे न्याय प्रक्रिया में चूक हुई है, आप सुधार कीजिए, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्राइमा फेसिया, प्रथम दृष्टया अगर मामले को देखें तो अर्नब गोस्वामी के विरुद्ध एफआईआर को अपराध स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं पाया गया। तो जब उनको वो लगातार बेल की डिमांड कर रहे थे, कोर्ट ने बोला हमने एफआईआर देखी, एफआईआर देख के हमें इतने वैलिड ग्राउंड नहीं मिल रहे कि अर्नब गोस्वामी को जेल में रखा जाता। तो एक भी दिन अगर आप किसी को जेल में रख रहे हो तो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। देखो ये सारे डिसीजंस बहुत काम आने वाले हैं आपको। अभी मैं आपको समझा नहीं सकता, आप में से बहुत सारे बच्चे अभी शुरुआती दौर में होंगे अपनी तैयारी के, लेकिन जैसे ही आप मेंस के पेपर सॉल्व करना शुरू करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, आप खुद मेंस की दौड़ में बच्चों जिस दिन शामिल हो जाओगे उस दिन आपको पता चलेगा कि ये सारे डिस्कशंस जो मैं आपके सामने करता हूं आपको कितनी मदद करने वाले हैं। तो ध्यान रखना, इन सारे मामलों पे बहुत पैनी नजर रखनी है। हाई कोर्ट डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहने चाहिए। आगे चलते हैं। अगली खबर है आज के द हिंदू की और आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी, दोनों में ही खबर थी कि जो सेकंड क्वार्टर है उसमें हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.5% रही, माइनस के 7.5% रही। तो ये जो जाएगी न्यूज जाएगी जनरल स्टडीज पेपर थर्ड में, क्योंकि इकोनॉमी हमारी पेपर थर्ड में है। अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे उसी में ही है। देखते हैं, ये देखो पहले इस डायग्राम को देखो, यहां पे देखो स्टूडेंट, भारत का जीडीपी ग्रोथ दिखाया गया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हमारी जो ग्रोथ रेट दिखाई गई है, ये फाइनेंशियल ईयर 2013 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2021 तक का दिखाई गई है। ये आप देख सकते हो जीरो है, जीरो से ऊपर सब पॉजिटिव है ये, और जीरो से नीचे ये नेगेटिव ग्रोथ रेट है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है 2013 से लेके 2019 तक ये पॉजिटिव ही चल रही थी। कोविड-19 पैंडेमिक जैसे ही आया तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2000 जो हमारा 20-21 है, उस 20-21 की जो पहली तिमाही थी, अप्रैल, मई और जून, इसको हम बोलते हैं Q1, क्वार्टर 1। दूसरा हमारा Q2 है, जिसमें हम जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात करेंगे। तो आपको कुछ दिन पहले याद होगा, मैंने आपको जब डिस्कस किया था कि पहली तिमाही में भारत की जीडीपी समृद्धि दर माइनस गई थी। ये देखो ये कितनी लंबी है, ये माइनस के 23.9% नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। फिर जो दूसरी तिमाही के अभी आंकड़े जारी किए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, उसमें बताया कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है माइनस के 7.5% है। इसका मतलब लगातार 2 तिमाहियां ऐसी हो गई भारत की जहां पे ग्रोथ रेट नेगेटिव है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो दिसंबर, अभी जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो आंकड़े आएंगे उस पे भी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो भी नेगेटिव ही रहने वाली है। सरकार कोशिश कर रही है कि वो जीरो के नजदीक तक आ जाए, लेकिन बहुत सारे आर्थिक विश्लेषक अनुमान लगा रहे हैं
कि Q3 भी आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला रहने वाला है। देखते हैं पूरा मामला क्या है। तो जीडीपी की दूसरी तिमाही में जीडीपी का 7.5% का संकुचन हुआ। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही, जिसको हम Q2 बोलते हैं, में सकल घरेलू उत्पाद 7.5% की दर से संकुचित हुआ, यानी कि -7.5% ये रहा। विदित हो कि 2020-21 की प्रथम तिमाही में भी जीडीपी में -23.9% की गिरावट दर्ज हुई थी। इस प्रकार लगातार 2 तिमाही हो गई जिसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट है। तो एनएसओ ने बोला है, अगर देखा जाए तो देश ना टेक्निकल रिसेशन के दौर में प्रवेश कर चुका है। आपको याद होगा, मैंने टेक्निकल रिसेशन बताया था आपको। अगर आपको याद होगा 13 नवंबर का करंट अफेयर की मेरी क्लास याद होगी, तो 13 नवंबर की क्लास मैंने आपको रिसेशन क्या होता है, रिसेशनरी फेज क्या होता है, एक्सपेंशनरी फेज क्या होता है, टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, सब बताया था मैंने वहां पे। सिर्फ आपको इमेज दिखा रहा हूं। इस तरह की मैंने इमेज दिखाई थी कि इकोनॉमी का बिजनेस साइकिल या इकोनॉमिक साइकिल क्या होता है कि हमेशा ऐसे फेज से गुजरती है, पीक पे होती है, फिर नीचे आ जाती है गर्त पे, फिर रिकवरी करती है, फिर पीक पे पहुंच जाती है, फिर गर्त पे आ जाती है। तो ये हमारा इकोनॉमी का ट्रेंड होता है और इसी को हम इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है, निरंतर गिरावट आती है, उसको हम रिसेशन बोलते हैं। और जब गिरावट से वो ऊपर की ओर आती है, हम उसको बोलते हैं रिकवरी। तो ये पूरा जो फेज है, इस फेज को हमने बोला रिसेशनरी फेज, जब गिरता है वो। ओके, देखो मैंने उस दिन ये भी बताया था, रिसेशनरी फेज में रिसेशनरी फेज और रिसेशन में भी अंतर मैंने बताया था। रिसेशनरी फेज और ये लो रिसेशन, मैंने बताया था रिसेशनरी फेज में हो सकता है आपकी ग्रोथ रेट पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। भाई रिसेशनरी फेज का मतलब घट रही है। तो अगर वो 0 से ऊपर है, पहले यहां थी और यहां तक घट रही है लेकिन है तो पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है। और अगर वो 0 से नीचे आ गई तो वो नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन रिसेशन हमेशा निगेटिव होता है, ये बात ध्यान रखना। ये देखो, फिर देखो यही दिखाया था मैंने, आपको याद होगा, पीक है, फिर रिसेशन है, ट्रफ आया, फिर एक्सपेंशन आया, पीक आया, रिसेशन, ट्रफ, फिर एक्सपेंशन, फिर पीक। तो इस तरह से चलती रहती है, ये 0 है। तो उल्लेखनीय है कि रिसेशनरी फेज में जहां जीडीपी समृद्धि दर सकारात्मक रह सकती है, जबकि रिसेशन में जीडीपी में संकुचन होता है और जीडीपी समृद्धि दर निगेटिव हो जाती है। ये मैंने उस दिन आपको बताया था। कृषि क्षेत्र के बारे में भी मैंने आपको उस दिन बताया था। कृषि क्षेत्र ही ऐसा क्षेत्र रहा है पूरे पैंडेमिक में कि वित्त वर्ष 2020 और 21 में इसमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही है। तो अप्रैल से जून वाले Q1 में भी 3.5% की ग्रोथ रेट थी। और जो दूसरी तिमाही आई है हमारी जुलाई से लेके सितंबर की, इसमें भी ग्रोथ रेट 3.54% ही रही है। तो जी आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आपका पॉजिटिव ग्रोथ रेट को शो कर रहा है। फिर अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो ये देखो, अगर अप्रैल से जून वाली प्रथम तिमाही की बात करें, अप्रैल से जून वाली, उस टाइम पे तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माइनस के 39.3% पे चला गया था। लेकिन अभी जुलाई से सितंबर के बीच इसकी हालत सुधरी है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका 0.6% की रेट से ग्रोथ कर रहा है। यहां स्थिति सुधार हुई है। अब जो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम है, वो क्या कह रहे हैं, उनका मानना है कि देखो अभी जो ये आर्थिक सिचुएशन बनी हुई है, ये बनी हुई है कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। अब ये आर्थिक पुनर्बहाली कब होगी, कैसे होगी, डिपेंड करेगा कि पेंडेमिक कितना लंबा चलता है। सरकार ने साफ बोल दिया हमारे पूरे प्रयास है, लेकिन जब तक आपकी अर्थव्यवस्था कोविड-19 से रिकवर नहीं होगी, वैक्सीन नहीं आएगी,
लोगों का विश्वास नहीं जगेगा तब तक अर्थव्यवस्था पुनः अपने दौर पे आने में टाइम लग जाएगा। वैसे भी कुछ आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि अर्थव्यवस्था अपनी पुराने वाली पटरी पे आते आते 2022-23 तक जा सकता है, इतना टाइम लग सकता है। अभी भी देखो वैक्सीन बोल रहे हैं, कब आएगी, कैसे आएगी, कितनी इफेक्टिव है, वो समय के साथ साथ ही पता चलेगा। डन। नेक्स्ट न्यूज है और भारत के लिए काफी एक प्राउड मोमेंट है। पहले तो मैं बता देता हूं कहां जाएगी ये। जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस टेक की न्यूज है, जनरल स्टडीज पेपर 3 में गई। खबर क्या है कि GMRT है, द जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है ये GMRT। भारत की ये एक रेडियो टेलीस्कोप है GMRT। कहां पे है? पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में है। अभी इस GMRT को IEE माइलस्टोन का स्टेटस दिया गया है। देखो IEE क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। IEE है संयुक्त राज्य अमेरिका का आधारित क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये अमेरिका का एक यूएस बेस्ड एक इंस्टीट्यूशन है जो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में R&D करता है या उस क्षेत्र में तरह तरह के रिसर्च का काम होता है। मतलब मैं बता देता हूं यहाँ पे क्या लिखा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्निकल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में डेडिकेटेड है। इस क्षेत्र में लगातार ये कार्यरत है। इसने GMRT को इसका दर्जा दिया है, माइलस्टोन स्टेटस दिया है। दरअसल ये एक प्रोग्राम चलाता है माइलस्टोन। माइलस्टोन जैसे कि आप जानते हो मील के पत्थर बोला जाता है माइलस्टोन। तो दुनिया के केवल इसने लगभग 200 के करीब है, 200 प्लस ऐसे 212 है। देखो यहाँ पे दुनिया के 212 माइलस्टोन का इसने स्टेटस दिया है। 212 माइलस्टोन है दुनिया भर में, उनमें से 3 माइलस्टोन इंडिया के रहे और जो तीसरा माइलस्टोन का दर्जा मिला है मील का पत्थर, इसको GMRT को मिला है। पूरा मामला क्या है, पूरी पिक्चर क्या है, कहानी क्या है, देखते हैं। ये देखो पहले तो GMRT को देखो। ये देखो GMRT क्या है, पुणे बेस्ड आपकी जाइंट मीटर्स, मतलब आप पूरा नाम देख लीजिए, लिखा है जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। लिख देता हूं मैं यहां पे, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। दरअसल ये पुणे में है ये, और इस तरह के लगभग 40 के करीब आपके रेडियो टेलीस्कोप एस्टेब्लिश किए गए। 40 इस तरह के रेडियो टेलीस्कोप लगाए गए हैं GMRT में, पुणे में इसकी लोकेशन है। ये टेलीस्कोप करते क्या है, यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। यूनिवर्स की स्टडी करने का काम है इसका GMRT का। तो ये रेडियो वेव टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, और इसका जिस तरह से पूरे दुनिया भर में अंतरिक्ष में ब्रह्मांड के अध्ययन में GMRT ने काम किया है, उसको ध्यान में रखते हुए ही इसको माइलस्टोन स्टेटस मिला है। पूरी कहानी क्या है अब देखो, ये देखो। तो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप तो विश्व की सबसे बड़ी तकनीकी पेशेवर संगठन, नाम है IEEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इसने GMRT को जो पुणे में है माइलस्टोन फैसिलिटी के रूप में चुना है। अब ये IEEE करता क्या है, तो ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित संगठन है। कहाँ का है ये? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्लेखनीय है कि GMRT पुणे में, ये उस टाइम पे शायद मैंने 40 बोला है, 30 है वहां पे, स्टूडेंट उसको करेक्ट कर लेंगे। सही लिखा है यहाँ पे, पुणे में 45 मीटर के व्यास वाले 30 पैराबोलिक रेडियो टेलीस्कोप की एक श्रृंखला है। देखिए ये आपने, फिर से दिखा देता हूं, देखो ऐसे 30 टेलीस्कोप लगाए गए हैं, 30 टेलीस्कोप है, और इनका जो व्यास क्या है, कितने बड़े बड़े हैं ये, 45 मीटर, काफी बड़ा साइज होता है स्टूडेंट। 45 मीटर का व्यास है इनका, इन सारे टेलीस्कोप का।
अब ये आईईई का माइलस्टोन कार्यक्रम है क्या? देखो, जो जिस कार्यक्रम के तहत इनको ये दर्जा मिला माइलस्टोन का, वो है क्या? दरअसल ये उन सभी तकनीकी उपलब्धियों, मतलब जितने भी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट है, उनको सम्मानित करता है जो जिसका वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव हो। तो दुनिया भर के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के क्षेत्र के ऐसी उपलब्धियां जिनका पूरे विश्व पे या रीजनल इम्पैक्ट हो, उनको माइलस्टोन कार्यक्रम के तहत चुना जाता है आईईई के। ओके, तो भारत की ओर से आईईई के माइलस्टोन कार्यक्रम के तहत इस तरह की पहचान प्राप्त करने वाला ये भारत की तीसरी उपलब्धि है। ऐसा नहीं है कि पहली बार चुना गया, अब से पहले भी भारत की 2 उपलब्धियों को चुना गया था। इससे पहले की 2 उपलब्धियां कौन सी थी जो आईईई के माइलस्टोन कार्यक्रम में चुनी गई? तो हमारे साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस द्वारा रेडियो तरंगों की उत्पत्ति और उनके अधिग्रहण का प्रदर्शन किया गया था 1895 में, और उनकी इस उपलब्धि को साल 2012 में आईईई ने अपने माइलस्टोन कार्यक्रम के तहत पहचान दी थी। दूसरा था सीवी रमन, आप जानते हो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1928 में प्रकाश के प्रकीर्णन को इन्होंने ऑब्जर्व किया था, जिसके लिए उनको 1930 का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो जीएमआरटी से पहले 2 जो और भारत की उपलब्धियां जिनको आईईई के माइलस्टोन कार्यक्रम में चुना गया था, वो जगदीश चंद्र बोस का रेडियो तरंगों की उत्पत्ति और सीवी रमन द्वारा जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन की जो घटना है उसको ऑब्जर्व किया था। ओके स्टूडेंट, अब देखो, उल्लेखनीय है कि जीएमआरटी ने किया क्या। देखो, ब्रह्मांड में पल्सर, सुपरनोवा, गैलेक्सीज मतलब आकाशगंगाएं है, क्वासर्स है, कॉस्मोलॉजी आदि के अध्ययन के लिए ब्रह्मांड के विषय में समझ को बढ़ाया है। दुनिया भर के साइंटिस्ट जो जीएमआरटी से प्राप्त जो डेटा है, जो ये स्टडी कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए। भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो विदित हो कि आईईई द्वारा दुनिया भर में ऐसे 212 आज तक 212 माइलस्टोन को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें से 3 माइलस्टोन इंडिया के ही हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप पीटी में, मेंस में अगर कहीं भी आए या भारत की वैज्ञानिक कहीं उपलब्धि लिखनी हो तो आप इसे जरूर कोट करना, जीएमआरटी को। आगे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, विशेषकर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं मामला क्या है। सबसे पहले जाएगा ये जनरल स्टडीज पेपर 1 में, जहां भारत की कला, धर्म, संस्कृति का मामला है। उसके बाद जाएगा जनरल स्टडीज पेपर 2 में, जहां ये राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाया गया है। दरअसल कर्नाटक के अंदर एक लिंगायत, वीर शैव लिंगायत समुदाय है, वीर शैव लिंगायत। अब कर्नाटक सरकार पहले बता देता हूं, इस वीर शैव लिंगायत समुदाय को कर्नाटक के अंदर ओबीसी का स्टेटस प्राप्त है। अब कर्नाटक सरकार ने चाहती है कि केंद्र सरकार की जो ओबीसी की लिस्ट है, देखो ओबीसी की 2 लिस्ट, जब भी आप देखोगे ओबीसी की लिस्ट तो 2 लिस्ट होती है, एक सेंटर की और एक स्टेट की। तो कर्नाटक की ओबीसी की लिस्ट में तो ये वीर शैव लिंगायत शामिल है और उनको रिजर्वेशन भी है। कर्नाटक सरकार चाहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओबीसी की लिस्ट है उसमें भी इनको शामिल किया जाए। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए एक प्रपोजल तैयार कर लिया था, लेकिन उस प्रपोजल को स्थगित कर दिया और बोला कि बाद में सरकार से गहन विचार विमर्श करने के बाद ही हम केंद्र सरकार को अनुशंसा करेंगे कि लिंगायत लोगों को ओबीसी में शामिल किया जाए। तो ये लिंगायत कम्युनिटी है क्या, ये मामला अभी का नहीं है, 2-3 साल पहले भी लिंगायत कम्युनिटी का मुद्दा उठा था। तो आज हम ये देखेंगे कि ये वीर शैव लिंगायत का पूरा मुद्दा क्या है। तो ये देखिए, कर्नाटक सरकार के कैबिनेट ने कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय को केंद्र सरकार की ओबीसी की श्रेणी में शामिल करने की अपनी अनुशंसा को अभी स्थगित कर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में कर्नाटक के वीर शैव लिंगायत समुदाय को कर्नाटक राज्य की ओबीसी की श्रेणी में शामिल किया गया और आय के आधार पर इन्हें 5% का रिजर्वेशन भी है।
और ये वीर शैव लिंगायत समुदाय कर्नाटक का एक प्रभावशाली राजनीतिक समुदाय भी है, मतलब राजनीति में काफी प्रभाव है इस लिंगायत कम्युनिटी के लोगों का। अब देखते हैं पुराना मामला। दरअसल साल 2018 की बात है। केंद्र इस तरह की मांग पहले से भी उठी थी कि लिंगायत कम्युनिटी के लोगों ने बोला कि आप हमें हिंदू धर्म में शामिल मत कीजिए, हम हिंदू धर्म से अलग अपना अलग धर्म के रूप में अस्तित्व चाहते हैं। तब केंद्र सरकार ने 2018 में बोल दिया था कि आपको पृथक धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। ये मामला तब भी गर्म हुआ था 2018 की बात। जो बच्चे 2018 से तैयारी कर रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा। द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में खूब भर भर के आती थी। अब उल्लेखनीय है कि ये लिंगायत वीर शैव समुदाय है क्या। दरअसल 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के बासवन्ना के नेतृत्व में एक धार्मिक आंदोलन चला था। ये एक लीडर थे उस टाइम पे, और जिसने बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाए, लिंगायत। मतलब 12वीं शताब्दी में बासवन्ना के नेतृत्व में कर्नाटक में एक रिलीजियस मूवमेंट चला, तो जो बासवन्ना के अनुयायी थे उनको लिंगायत कहा गया। और जो इनकी खास खूबी क्या है, ये जन्म के आधार पे नहीं बल्कि कर्म के आधार पर आपकी जो क्लासिफिकेशन है, हम बोलते हैं ना कौन भाई आपकी वर्ण व्यवस्था है जिस तरह से हिंदू धर्म में, तो ये क्या कह रहे हैं कि जन्म के आधार पे नहीं हम किसी को डिसाइड करते ऊंची जात का निम्न जात का। इन्होंने बोला कर्म, जिसका कर्म ऊंचा वो उसका पद ऊंचा। तो जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे। उल्टा दूसरा देखो, हिंदू धर्म में तो मृतकों को जलाया जाता है, ये दफनाते हैं, और ये साथ के साथ कहते हैं जो हिंदू धर्म की ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था है हम उसको नहीं मानते, ना ही हम पुनर्जन्म को मानते। तो इनकी मान्यताएं हिंदू धर्म से अलग है। फिर ऐसा माना जाता है कि लिंगायत तथा वीर शैव एक ही है। देखो लिखा क्या है मैंने वहां पे, न्यूज मैंने लिखा है वीर शैव डैश लिंगायत। तो ऐसा माना जाता है जैसे एक ही समुदाय हो। ये बोल रहा है ऐसा माना जाता है कि लिंगायत या वीर शैव एक ही समुदाय है, लेकिन लिंगायतों का मानना है कि वीर शैव का अस्तित्व लिंगायतों से पहले का है। ये लिंगायत कहते हैं हम अलग है, वीर शैव अलग है। लेकिन आम लोगों का मानना है कि ये वीर शैव और लिंगायत एक है। नहीं, ये कह रहे हैं हम अलग और ये वीर शैव अलग। तो वीर शैव का अस्तित्व लिंगायतों से पहले का बताया जाता है। उसके अलावा क्या खास खूबी है, जो वीर शैव तो क्या है, वैदिक धर्म को और उसके अनुष्ठानों को मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन लिंगायत लोग ना तो वैदिक धर्म के अनुष्ठानों को मानते, ना ही मूर्ति पूजा करते। तो अगर एग्जाम में कभी भी आ जाए, आपके यूपीएससी के एग्जाम में पीटी में ही आ जाए लिंगायत कम्युनिटी को लेके, वीर शैव लिंगायत, तो पहले तो ध्यान रखेंगे मामला है कर्नाटक का, और फिर इस पूरे समुदाय का मैंने आपको इतिहास बता दिया, इनकी क्या मान्यताएं हैं, वर्तमान में कर्नाटक की राजनीति में इनका क्या प्रभाव है, ये सारी चीजें हम देख चुके। अब आगे चलते हैं। ये काफी अच्छी न्यूज है, आपके प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। अगले साल 2021 के पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। दरअसल क्या हुआ कि कर्नाटक में सी स्पार्कल्स देखे गए, जिसने वहां की समुद्री खाद्य श्रृंखला को प्रभावित किया है। तो ये किसका, जो साइंटिस्ट है आपके सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI, तो सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने देखा कि कर्नाटक के तट पर सी स्पार्कल्स देखे गए। स्पार्कल तो जानते हो ना, चमकीले से होते हैं। स्पार्कल का मतलब जो चमकता हो। तो सी स्पार्कल बेसिकली है क्या आपका, मैं आपको बता देता हूं। इन सी स्पार्कल को नॉक्टिलुका सिंटिलन्स के नाम से, नॉक्टिलुका सिंटिलन्स के नाम से जाना जाता है। ये है क्या, अब देखते हैं। पहले ये बता देता हूं कौन से पेपर में जाएगा, ये जनरल स्टडीज पेपर 3 में जाएगा। एनवायरनमेंट का इश्यू है, उसके साथ साथ प्रीलिम्स के लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक बहुत अच्छा टॉपिक है। 2-3 चीजों को सीखने को मिलेगी हमें यहाँ पे। ये देखो, पहले जानते हैं सी स्पार्कल। तो नॉक्टिलुका
सिंटिलन्स जिन्हें सी स्पार्कल के नाम से जाना जाता है, हाल ही में कर्नाटक के तट पर इन्होंने माइक्रोस्कोपिक शैवाल है डाइटम, उनको प्रतिस्थापित कर दिया। तो विदित हो कि कुछ मछलियां अपने भोजन के लिए इन डाइटम पे निर्भर करती है। कहानी क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये समझो मैप ये लो, ये आपका कर्नाटक राज्य है, ये कर्नाटक है। अब कर्नाटक क्योंकि समुद्री तट लगता है, कर्नाटक का समुद्र से तट लगता है, तो इसके तट पे बहुत सारे एल्गीज मतलब शैवाल, शैवाल का एक रूप है डाइटम। इस डाइटम पे बहुत सारी मछलियां खाने के लिए निर्भर रहते हैं, मतलब ये डाइटम इस मछली का बहुत सारी मछलियों का भोजन है। लेकिन हुआ क्या, कर्नाटक के तट पे अभी नॉक्टिलुका सिंटिलन्स जिनको सी स्पार्कल कहते हैं ये दिखाई गए। अब इन सी स्पार्कल्स ने क्या किया, जो कर्नाटक के तट पे जो डाइटम मिलता था उसको रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह इनकी संख्याएं लगातार बढ़ने लगी, इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। तो जो मछलियां उस डाइटम पे निर्भर करती थी अब वो क्या करने लगी, वो मछलियां विलुप्त होती जा रही है। तो पिछले 1 महीने से कर्नाटक के तट पे इन संदीप्त सी स्पार्कल, संदीप्त मतलब इनमें से चमक निकलती है, ऐसे जीव है ये, ऐसे प्राणी है, इन्होंने डाइटम्स को रिप्लेस कर दिया और ये खुद कर्नाटक के तट पे नजर आ रहे हैं और इनसे रोशनी निकलती है। जैसे जुगनू देखा है ना आपने, जुगनू रात्रि के समय जुगनू देखा है ना, तो चमकता है, ऐसे लगता है जैसे लाइट हो उसके अंदर। सेम समुद्र के अंदर भी ये ऐसे क्रिएचर्स है, ऐसे छोटे जीव है सी स्पार्कल, जो जिनके अंदर से चमक निकलती है, जो चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो उल्लेखनीय है कि सी स्पार्कल्स किसी टॉक्सिन को उत्पन्न नहीं करते, इनसे किसी तरह का जहर नहीं निकल रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इन सी स्पार्कल से, कि इनमें से अमोनिया का मतलब इनके अंदर जो अमोनिया है उसका जो कंसंट्रेशन है, एक्यूमुलेशन है, लगातार बढ़ता जाता है। तो धीरे धीरे इनके अंदर अमोनिया का लेवल बढ़ता जाता है, जिससे ये मछलियों को मतलब जो भी मछलियां इनको कंज्यूम करेगी उनके लिए किलिंग एजेंट के रूप में काम करने लगते हैं। तो इनकी वजह से मछलियां मरने लगती है। तो अमोनिया की उपस्थिति के कारण इन सी स्पार्कल्स अधिकांशतः समुद्री जीवों के लिए अस्वादिष्ट हो जाता है। केवल कुछ ही ऐसे समुद्री जीव है जैसे जेलीफिश है, साल्प्स है, जो इन पे निर्भर रह सकते हैं, बाकी इनको नहीं कंज्यूम कर सकते। अगर कंज्यूम कर भी लेते हैं तो इनके अंदर अमोनिया का लेवल जितना अनुमान्य, जितना परमिसेबल लेवल है उससे ज्यादा अमोनिया होता है, जिससे समुद्री जीव मरने लगते हैं। आज के इस न्यूज़पेपर में ही एक टर्म आया था बायोल्यूमिनेसेंस। ये क्या होता है देखो, बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब जैसे मैंने जुगनू का एग्जांपल दिया अपना, जुगनू जानते हो ना, जुगनू जो रात को छोटा सा एक कीट होता है, चमकता रहता है, ग्रीन कलर की और येलोइश कलर की लाइट उसमें नजर आती है, कभी कभी चमकता दिखता है, कभी एकदम से गायब, कभी चमकता। खेतों में देखा होगा आपने, नहर के किनारे आपने देखा होगा गांव में। तो ये जीवित प्राणियों द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन और उत्पादन की घटना है, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होती है। मतलब उनके अंदर केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होते हैं, रोशनी नजर आती है, जिसमें प्रकाश का उत्सर्जन करने वाले कण और एंजाइम, मतलब कुछ तो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और उनके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं जिसकी वजह से वो लाइट नजर आती है। उनको क्या नाम है, लूसीफेरिन और लूसीफिरेज। इन एंजाइम की वजह से उनके अंदर वो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो अगर कभी बायोल्यूमिनेसेंस आ जाए तो समझ जाना रासायनिक अभिक्रिया के चलते उनके अंदर ये रोशनी पैदा होती है और उसमें कुछ एंजाइम की भूमिका होती है, जैसे लूसीफेरिन और लूसीफिरेज। डन, समझ में आ रहा है ना आपको। देखो स्टूडेंट, मैं कुछ बताना चाहता हूं अभी। पिछले 3-4 दिनों से आपको क्लास टाइमिंग को लेके काफी दिक्कत हो रही है, मुझे पता है, लेकिन आप सभी जान रहे हो कि टेक्निकल प्रॉब्लम यूट्यूब की ओर से ही चल रही है। किसी भी एडुकेटर की, किसी भी टीचर की लाइव क्लास नहीं हो रही, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम नॉर्मली इवनिंग में 5:15 बजे होता है। तो ये क्लास में 5:15 बजे से लेके
उसी टाइम पे रिकॉर्ड करता हूं, लेकिन रिकॉर्ड होने के बाद जब आप तक आती है तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल स्टेप्स होते हैं, अपलोड होती है, उसके बाद फिर आप तक ये जाती है, यूट्यूब पे जाती है। उसमें कई बार ये 2-3 दिनों से सेशन हमारा डिले हो रहा है। 2-4 दिन की जितनी भी बात है, आप इन सब चीज से मतलब कॉम्प्रोमाइज कीजिए। बस आप ये सोच के चलिए कि आपको डेली बेसिस पे मटेरियल मिल रहा है। आपके एजुकेशन के साथ आपकी प्रिपरेशन के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, वो मैं डेली बेसिस पे कर रहा हूं। कुछ दिनों की बात है, 1-2-3 जितने भी लगेंगे, मुझे भी नहीं पता वो स्ट्राइक कितने दिन तक चलेगी, लेकिन आप इन सेशंस को देखते रहिए। लेट हो सवेर हो, आपके पास डेली बेसिस पे आ रहा है, उसी क्वालिटी का आ रहा है, उतने ही उम्दा तरीके से आ रहा है। इसलिए पेशेंस रखना। ओके, मुझे अच्छा लगेगा आप पेशेंसली ये सारी चीजें देखोगे, काम की चीजें हैं। नेक्स्ट है एक छोटी सी न्यूज है। अभी नागालैंड के अंदर छोटे छोटे से ऐसे कुछ डायमंड के जैसे कुछ पत्थर मिले हैं, चमकीले पत्थर मिले हैं। ये देखो, ये कुछ चमकीले पत्थर मिले। एक खेत में एक किसान को मिले। उस किसान को लगा कि ये चमकने वाला कोई पत्थर है। फिर आसपास के गांव के लोगों को बताया, वे लोग भी भाग के आए, उन्होंने भी खुदाई शुरू कर दी, तो कुछ और ऐसे पत्थर निकल के आए। तो ये माने जाने लगा कि जैसे कि यहाँ पे क्या हो, कोई डायमंड हो। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत में भी कोयला मिलता है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि जितनी, क्योंकि बिल्कुल सतह पे मिले हैं ये 1-2 फीट की गहराई पे, तो उनका कहना है कि ये चांसेस बहुत कम है कि ये हीरे हो, ये कोई और किसी तरह का स्टोन है जिसपे वो स्टडी करेंगे और बता देंगे। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य था, वैसे तो यूपीएससी में कम संभावना है, स्टेट सर्विसेज में इस तरह के ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि चमकीले पत्थर मिले हैं उस राज्य से, तो कौन सा है वो? नागालैंड है। देखते हैं पूरी खबर क्या है। छोटी सी खबर है। हाल ही में नागालैंड में एक किसान के द्वारा चमकने वाला पत्थर खोजने के बाद नागालैंड के मोन जिले में इस प्रकार के पत्थरों की खोज शुरू हो गई। तो मोन जिला है नागालैंड का। तो राज्य सरकार का जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट शीघ्र ही इस क्षेत्र में खोज कार्य के लिए अपने दल को भेजेगा, देखेगा कि क्या क्या कारण है इस तरह के चमकीले स्टोन मिलने की, क्या वजह है, क्यों इस तरह का स्टोन वहां पे पाया गया। तो कोई अगर ऐसे ही आ जाए वन लाइनर कोई, तो नागालैंड है वो स्टेट, ध्यान रखना। आज की ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो, मेंस के सीधे क्वेश्चन है आपके, मेंस के सीधे क्वेश्चन है। मेंस क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें टॉपिक क्या है। देखो, साइंस के फील्ड में भारत में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। मतलब साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में, मेडिकल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। वो पूरा डेटा क्या है वो भी दिखाऊंगा मैं आज। ऐसे में जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वो एक इनिशिएटिव, एक नई पॉलिसी लेके आने वाला है। उस नई पॉलिसी में साइंस के सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की बात की जा रही है। उसके संदर्भ में यहां महत्वपूर्ण हो जाता है यूके का, यूनाइटेड किंगडम का एक एथेना स्वैन करके एक प्रोग्राम है। एथेना स्वैन दुनिया भर में, देखो यूके के इस प्रोग्राम को क्या किया जा रहा है, काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्योंकि यूके ने खुद वहां पे, यूके के अंदर भी इस तरह की समस्याएं थी कि महिलाओं की भागीदारी कम थी साइंस के सेक्टर में। तब जो एथेना स्वैन लॉन्च किया, और उस एथेना स्वैन के बाद हुआ क्या, महिलाओं की भागीदारी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ने लगी। अब यूके से पूरी दुनिया के देश है इस मॉडल को अपना रहे हैं, एथेना स्वैन को। इस एथेना स्वैन को ऑस्ट्रेलिया ने अपनाया, कनाडा ने अपनाया, इंडिया भी इसको अपना रहा है, यूएसए भी इसको अपना रहा है। तो आज हम देखेंगे वो एथेना स्वैन क्या है। और सबसे बड़ी बात, ये जनरल स्टडीज पेपर 1, जहां सामाजिक मुद्दे हैं महिलाओं का, वहां पे जाएगा। नंबर 2, क्योंकि सरकार की पॉलिसी का इश्यू है तो सोशल जस्टिस में जाएगा ये। और नंबर 3, साइंस टेक का हमारा जो पेपर है उसमें जाने वाला है। तो महिलाओं की भागीदारी को कैसे बढ़ाया, एथेना स्वैन था क्या, और इसने किन किन मुद्दों को एड्रेस किया। यहां देखो, जो
मेजर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संस्थाएं होती है, उनमें क्या मुख्य मुद्दे होते हैं जिनका महिलाएं सामना करती है। मैं साफ साफ बता देता हूं यहाँ पे कौन कौन से मुद्दे हैं। पहली बात तो महिलाओं का असंतुलित प्रतिनिधित्व होता है, मतलब जितने मेल है उस हिसाब से फीमेल नहीं है, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, महिलाओं को महिला होने के नाते पुरुषों की तुलना में कम वेतन, मतलब सेम काम एक मेल कर रहा है और सेम काम एक फीमेल कर रही है तो फीमेल को कम पैसा मिलना, दूसरी बात। तीसरी, जब आपका प्रमोशन होता है और करियर में डेवलपमेंट होता है तब उसमें महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा वरीयता दी जाती है, तीसरी प्रॉब्लम। देखो, जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है और जीएस पेपर 1 और 2 बहुत उम्दा पॉइंट उठा रहा हूं मैं, लिख लेना, पढ़ रहा हूं। पहला, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, जितने पुरुष है उस हिसाब से महिलाएं नहीं है। दूसरा, आपको समान काम के लिए, सेम वर्क के लिए पुरुष को ज्यादा वेतन, महिलाओं को कम। तीसरा, जब करियर में प्रमोशन की बात आती है, करियर के डेवलपमेंट की बात आती है, पुरुषों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, महिलाओं को कम, तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा है क्या, कि जो आपका उनके साथ बुलिंग की जाती है, बुलिंग मतलब छेड़खानी और सेक्सुअल हरासमेंट, ये 4 मेजर मुद्दे उठाए गए जो महिलाएं 1, 2, 3 और 4, ये 4 मेजर मुद्दे हैं जो महिलाएं किसी संगठन में सामना करती है। पहला मैंने बता दिया, असमान प्रतिनिधित्व, फिर से लिख देता हूं, असमान प्रतिनिधित्व है। दूसरा, उनको जो जेंडर मतलब उनके भुगतान में, पेमेंट में गैप है, सेम काम के लिए पुरुष को ज्यादा, महिला को कम। तीसरा, उनका जब प्रमोशन है और करियर का डेवलपमेंट है, प्रमोशन या करियर डेवलपमेंट में उनके साथ भेदभाव। और चौथा है उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट। भाई, पर्सनल प्रॉब्लम तो हो ही सकती है, उनकी फैमिली की प्रॉब्लम है, बच्चे को संभालना, परिवार का संभालना, लेकिन उन पर्सनल प्रॉब्लम की तुलना में आपको क्या संगठन के अंदर इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहीं पे मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक टर्म बताता हूं, ग्लास सीलिंग इफेक्ट। ग्लास सीलिंग इफेक्ट, ये आप लोगों का होमवर्क है कि ये ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या होता है। याद रखना, सिर्फ महिलाओं के संदर्भ में है। महिलाएं जब किसी संगठन में एक कर्मचारी के रूप में, एक एम्प्लॉय के रूप में काम करती है तो उनके सामने ग्लास सीलिंग इफेक्ट आता है, उसका सामना करना पड़ता है उनको, ग्लास सीलिंग इफेक्ट। आपका ये होमवर्क है, मुझे करके बताओगे, अपनी नोटबुक में लिखोगे कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता क्या है। देखो, मेंस में ये सारी चीजें लिखने में बहुत मजा आएगा आपको। तो ग्लास सीलिंग इफेक्ट क्या है, लिखना नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ग्लास सीलिंग इफेक्ट समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको ग्लास सीलिंग इफेक्ट समझा दूंगा। वैसे तो आज का ये मुद्दा ऐसा था ना स्टूडेंट, जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा था। मेरा मन था कि मैं आपको पूरा जेंडर वाला इश्यू पढ़ा दूं यहाँ पे, लेकिन इस तरह के इश्यूज मेरा मन है कि मैं लाइव सेशंस में ही पढ़ाऊं। 1 घंटे का इतना शानदार डिस्कशन मैं आपको आपके सामने करने वाला था। महिलाओं के साथ लैंगिक असमानता क्या है, क्या जड़ें है, क्या समाधान है, क्या चुनौतियां है, क्या कर चुके और कितना करना बाकी है, वो सारी डिस्कस करता। लेकिन सिर्फ इस वजह से, क्योंकि लाइव सेशन अभी नहीं है, तो मैं चाहता हूं आपका मेरे साथ रियल टाइम इंटरेक्शन बना रहेगा, तब इस तरह के टॉपिक को मैं हैंडल करूंगा आपके साथ। अभी तो देखते हैं पूरा मुद्दा क्या है। तो विज्ञान के क्षेत्र में महिला समता को दिया जाए बढ़ावा, ये लो। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ड्राफ्ट की जा रही, देखो, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसके अंदर आता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो एक नवीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी एंड नवाचार पॉलिसी, तो एक न्यू पॉलिसी लेके आने वाले हैं, किस पे, साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे और इनोवेशन पे। उस पॉलिसी के तहत जो सरकार का जो मुख्य फोकस है, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। अब ये सीखा कहां से, मैंने फिर बताया, हमने ये आइडिया लिया है यूके द्वारा 2005 में एक एथेना स्वैन, एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था यूके, यूनाइटेड किंगडम में। वो एथेना स्वैन क्या है, स्वैन की फुल फॉर्म है
साइंटिफिक वीमेंस एकेडमिक नेटवर्क। तो साइंस के क्षेत्र में महिला एकेडमिक नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए स्वैन था। ये मेंस में सीधा आ सकता है, स्वान। ये क्या है? तो साइंटिफिक वीमेन एकेडमिक नेटवर्क है ये। इस कार्यक्रम से हमने अपनी इस पॉलिसी को लिया है, कौन सी? विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देना, जिससे कि अब दुनिया के बहुत सारे देशों द्वारा इस एथेना स्वैन को अपनाया जा रहा है। देखो, यूके ने तो इसको एथेना स्वैन के नाम से अपनाया। अब दुनिया के अलग अलग देश इसको अलग अलग नाम से, ऑस्ट्रेलिया किसी अलग नाम से इसको चला रहा है, भारत इसको अलग नाम से चलाएगा, कनाडा इसको अलग नाम से चलाएगा और यूएसए अलग से। मतलब आइडिया सेम है, कंसेप्ट सेम है, बस हर देश अपने हिसाब से इसको चलाएगा, अलग अलग इसका नाम देगा। ये देखो, तो ये क्या है एथेना स्वैन, पहले ये जानते हैं। तो ये साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिसिन, इसको STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन में लैंगिक समता को बढ़ावा देने के लिए और मान्यता को प्रदान करने के लिए एक पहल थी यूके की। इस कार्यक्रम में इस प्रकार के समता को बढ़ावा देने के लिए जितने भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। अब इस वर्तमान में इस कार्यक्रम में यूके और आयरलैंड में 170 सदस्य संस्थान हैं। मतलब एक शुरुआत करी थी स्वैन के रूप में यूके ने, अब यूके के ही और आयरलैंड के ही 170 संस्थान इस स्वैन कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। फिर देखो, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी कार्यक्रम को अपनाया, और ऑस्ट्रेलिया ने किस नाम से अपनाया? सेज नाम से, साइंस ऑस्ट्रेलिया जेंडर इक्विटी। और वहां पे भी ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने 40 संस्थानों को इस सेज के अंदर शामिल किया। इसका मतलब क्या है संस्थानों को शामिल कर रहे हैं? इट मीन्स आप जब भी आपके यहाँ नए साइंस के नए इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, आपकी नई बॉडीज बनेगी, तब उसमें इस क्लोज को शामिल किया जाएगा कि महिलाओं को भी शामिल करना है। तो ऑस्ट्रेलिया में तो 140 संस्थान अग्री हो गए, यूके में और आयरलैंड में 170 से ज्यादा संस्थान इसमें शामिल हो गए, और कनाडा, यूएसए और भारत इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहे हैं। तो भारत भी अपना तैयार कर रहा है, कनाडा भी तैयार कर रहा है और यूएसए भी तैयार कर रहा है। इसका मतलब एक बात तो साफ हो गई, दुनिया भर में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल के सेक्टर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, क्योंकि ये तो विकसित देश है, यूएसए, कनाडा, यूके। फिर देखो, अब भारत को इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों? ये देखो, तो भारत इस कार्यक्रम को, देखो, ऑस्ट्रेलिया ने इसको सेज नाम से अपनाया, यूके ने स्वैन नाम से, भारत इसको लेके आएगा गति के नाम से, जेंडर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। मतलब आपके संस्थानों के अंदर रूपांतरण करेंगे, किसके जरिए? जेंडर एडवांसमेंट, महिलाओं को बढ़ावा देंगे। ध्यान रहे, 2018 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में भारत को 149 देशों में 108वां स्थान प्राप्त हुआ था, यानी कि लैंगिक अंतराल बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। तो 2015-16 में अनुसंधान और विकास में भारत में महिलाओं की भागीदारी देखी जाए तो केवल 14.71% थी। जितना भी भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो रहा है, सिर्फ 14.7% महिलाएं हैं। बाकी कितने? सब 83.29%। सब कौन है? 83 लिख रहा हूं मैं, बाकी 85.29% क्या है? मेल है। आप देखो खुद कितना जेंडर गैप है इंडिया में। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार महिलाओं को बेहतर प्रमोशन नहीं मिलता, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वे बीच में ही अपने करियर को छोड़ देती है। उसके अलावा मैंने आपको 4 कारण और लिखाए थे, देखो वो चारों कारण मेंस में सीधे ही लिखने हैं आपको कि क्या कारण है कि अनुसंधान, मैथमेटिक्स, साइंस, मेडिसिन के क्षेत्र में महिलाएं नहीं आ रही। 4 कारण तो वो बता दिए मैंने। 5वां कारण फैमिली जोड़ देना, फैमिली लायबिलिटीज है, उसको भी वो निभाती है इस कारण से।
सीधा रेडीमेड हो गया। किसी भी टॉपिक पे 5 पॉइंट हर वक्त आपके मन में है ना, तो ये मान के चलना आपकी तैयारी का लेवल बहुत ही अच्छा है। और हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपके प्रीलिम्स में आ जाए गति। गति पहल क्या है, तो याद रखना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक विभाग है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, उसकी एक पहल है जिसमें महिला वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने की एक पहल है गति, जेंडर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। आगे चलते हैं। अब इंडिया के सामने प्रॉब्लम क्या है, चुनौतियां क्या है और उनका समाधान क्या है। देखो, ज्यादा से ज्यादा संस्थान गति कार्यक्रम को साइन अप करें। जैसे यूके और आयरलैंड के अंदर 170 संस्थानों ने बोला कि हम स्वान को एक्सेप्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 40 से ज्यादा संस्थानों ने बोला कि हम सेज को एक्सेप्ट करते हैं। तो सेम भारत के संस्थानों को भी ये करना होगा कि वो गति कार्यक्रम को एक्सेप्ट करते हैं। भारत में इस मामले में थोड़ी आसानी ये रहेगी क्योंकि ज्यादातर फील्ड जितने भी इंस्टीट्यूशंस है मैक्सिमम ज्यादातर को गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है, सरकार की मदद से संचालित होते हैं। तो भारत में इजी होगा कि सरकार उनके ऊपर दबाव बनाए और वो इस गति कार्यक्रम को साइन अप करे। उसके साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको डीएसटी में बोल रहा हूं, उसने नाक यूजीसी का एक प्रमाणन की एक प्रणाली है, नाक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिशन काउंसिल, उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया है ताकि वो लैंगिक समता को बढ़ावा दे। देखो, हर साल आप देखते होंगे इंडिया में नंबर 1 कॉलेज ये आया, नंबर 1 यूनिवर्सिटी ये आई, वो एक रैंकिंग, एक लिस्ट जारी की जाती है। तो उस रैंकिंग और लिस्ट को जारी करने में एनएसीसी, आपको देखा होगा एनएसीसी से मान्यता प्राप्त होते, कौन सा ग्रेड मिला, A+ है, A है, B ग्रेड की है, उसमें डीएसटी ने नाक से भी क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है ताकि उन इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देने में हम ये देखेंगे कि जेंडर इक्विटी का क्या स्टेटस है, उसको भी रैंकिंग का एक आधार बनाने की बात की जा रही है। तो ये किया जा सकता है। तीसरा, डीएसटी शीर्ष संस्थानों में जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को संचालित करने की योजना बना रहा है। ये देखो, जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का मतलब है कि बड़े बड़े संस्थानों में, उन संस्थानों के अंदर ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे जहां की महिलाओं के प्रति या लैंगिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता पैदा की जाएगी। तो ये आगामी चुनौतियां और समाधान, ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें हो गई आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार के क्या इनिशिएटिव्स है। यहीं पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। कल कुछ बच्चों ने बोला था कि सर आप क्वेश्चन दिया करें, तो एक प्रश्न आपको देता हूं, 150 वर्ड में लिखना है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान के क्षेत्र में भारत में निम्न या न्यून, ठीक है, महिला भागीदारी के कारणों की चर्चा करते हुए उन प्रयासों को रेखांकित कीजिए जो सुधार के लिए क्रियान्वित या संचालित किए जा रहे हैं। आपको 150 वर्ड्स में बताना है, ये क्वेश्चन लिखना है 150 वर्ड्स में। देखो, ये मत करना जितना मैंने लिखवाया है उतना ही लिख दो। अभी भी अगर आप गूगल करके देखना, स्टूडेंट्स गूगल करके देखना कि विज्ञान प्रौद्योगिकी में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने की बहुत सारी स्कीम्स थी, जैसे किरण स्कीम भी आई थी, उन सब का भी जिक्र करना। पता लगे जितना मैंने पढ़ाया उतना ही लिख दिया और हो गया। तो ये प्रश्न है, 150 शब्द में लिखना है आपको। ओके, ये लो।
आपसे मैं कोशिश किया करूंगा डेली बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दे दिया करूंगा, ताकि आपका थोड़ा मेंटल डायमेंशंस खुलने शुरू हो जाए एक बार। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टूडेंट, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद नवीन तंवर सर को फॉलो कीजिए और वहां पे आप मेरे कोर्सेज देख सकते हो। बहुत सारे फ्री कोर्सेज है जो मैंने कंप्लीट कराए हैं, और एथिक्स पे मेरा पेड कोर्स चल रहा है। तो बच्चे फ्री कोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। एथिक्स की कंप्लीट केस स्टडी की क्लासेस मैंने करा दी, वहां पे 6 क्लासेस है। किस तरह से केस स्टडीज को सोल्व करना है वो मैंने आपको सब बता दिया है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसके साथ ही उन 6 कक्षाओं से आपकी 120 अंकों की तैयारी हो जाएगी। और अभी भी ऑनलाइन स्टडी के इतिहास में कहीं भी इतना ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस नहीं है कि केवल 6 क्लास के अंदर आपकी 120 नंबर की तैयारी की जाए या कराई जाए। वो मैंने आपके लिए कराई है स्टूडेंट। आपको सिर्फ अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद नवीन तंवर सर को सर्च करना है सर्च वाले बॉक्स में, और मुझे फॉलो करना, और उसके बाद मेरी आप जाके सारे कोर्सेज देख सकते हो। एक और कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, वहां पे मेरा वर्ल्ड और इंडियन मैपिंग के ऊपर कंप्लीट कोर्स है। हमेशा ही बोलता हूं, जिन बच्चों को ज्योग्राफी बहुत अच्छी करनी है और जिनको आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस पे बहुत अच्छी पकड़ पैदा करनी है, उनके लिए ये मैपिंग की क्लास बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। आने वाले मेरे कोर्सेज जो है मैं बता देता हूं। पहले आंतरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि, लोक नीति, अवसंरचना, ऊर्जा, सुशासन, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, भारतीय समाज और संबंधित मुद्दे और ज्योग्राफी, ये सारे मेरे आने वाले कोर्सेज है जिसमें मैं आपको कराऊंगा। और निबंध लेखन के ऊपर भी मेरा कंप्लीट कोर्स भी रहेगा और कुछ फ्री सेशंस भी आएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, निबंध लेखन पे इतने सारे डायमेंशंस आपके ओपन कर दिए जाएंगे, और आई एश्योर यू विल बी अमंग द टॉपर्स। जब भी आपके एसए के मार्क्स आएंगे, तो जो टॉपर्स के मार्क्स होते हैं, टॉप 10 और टॉप 50 के जो बच्चों के मार्क्स होंगे, आपके मार्क्स में गारंटी के साथ कहता हूं आपके मार्क्स टॉपर्स वाले होंगे। एक बार जैसे ही आप मेरा एसए राइटिंग वाला सेशन ज्वाइन कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। अब शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यूज हमारा। ये देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कोर उद्योगों के सूचकांक में शामिल है? रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, इस्पात और कच्चा तेल। बताइए ए, बी, सी या डी, सही उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी, सही उत्तर को बताइए। मैंने आपको बताया था और इसका कोड भी याद कराया था मैंने, अगर आपको याद हो। क्या है इसका सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन आपका डी, मतलब रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, इस्पात और कच्चा तेल। देखो, जो आपके कोर उद्योग होते हैं, इसके अंदर टोटल आपके 8 उद्योग है। मैंने आपको एक बार कोड बताया था, अगर आपको याद हो, CCCFRENS, CCC फ्रेंड्स, जिसमें सी से कोल, सेकंड सी से है क्रूड ऑयल कच्चा तेल, थर्ड सी है आपका सीमेंट, एफ से है आपका फर्टिलाइजर, आर से आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट, ई से आपका है इलेक्ट्रिसिटी, एन से है आपका नेचुरल गैस, और एस से है आपका स्टील। ये देखो, रिफाइनरी है क्या, ये रहा आपका आर से रिफाइनरी, प्राकृतिक गैस ये देखो एन नेचुरल गैस, सीमेंट ये देखो आपका सी सीमेंट है, इस्पात ये देखो आपका स्टील है, कच्चा तेल ये देखो आपका क्रूड ऑयल है। उसके बाद कोयला, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी ये बचा। तो ये 8 आपके कोर उद्योग है। याद रखना, ये हर छठे महीने, हर तीसरे महीने ये इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आती रहेगी। जब भी तिमाही आंकड़े आएंगे, हर तिमाही Q1, Q2, Q3 और Q4, ये 4 तिमाहियां होती है वित्त वर्ष की। भाई वित्त वर्ष आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से लेके
सपोज करो इस साल का था 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 तक चलेगा, तो 3-3 महीने की 4 तिमाहियां आएगी, जिसमें हम Q1 बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूं, Q1 होता है अप्रैल, मई और जून। Q2 होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, जिसको सेकंड क्वार्टर बोलते हैं। Q3 होता है आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और Q4 होगा आपका जनवरी, फरवरी और मार्च। फिर अप्रैल आ जाएगा, फिर अप्रैल से फिर नेक्स्ट ईयर के मार्च तक चलेगा। तो ये चार क्वार्टर होते हैं आपके, Q1, Q2, Q3, Q4। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप इससे ज्यादा विचलित नहीं होंगे। ये देखो क्वेश्चन क्यों बनाया गया। अभी आपको मैंने आज की पहली दूसरी न्यूज ही कराई थी, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो माइनस के 7.5% पे आई है। उसमें भी हमने देखा अलग अलग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग था, सर्विस था। तो इसमें बताया गया पीआईबी में कि 8 जो कोर उद्योग है उनका सूचकांक दिखाया गया, उनका किस तरह से रहा। तो अलग अलग उद्योग का दिखाया गया इसमें। कोयले का क्या रहा, नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिसिटी का क्या रहा, वो उतना ज्यादा आरएनडी का हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हर तीसरे महीने डेटा आएंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि वो पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित किस देश की सहायता के लिए शहतूत डैम बनाने की योजना की जा रही है? ईरान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इराक? बताइए, शहतूत डैम कहां प्लानिंग चल रही है शहतूत डैम को बनाने की? किस देश में भारत शहतूत डैम बनाने की प्लानिंग कर रहा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में निम्नलिखित किस देश या कौन सा देश कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला प्रथम अरब देश बना है? मतलब जिसने कोयले से विद्युत को उत्पादित कर रहा है। ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात या बहरीन? बताइए, कौन सा देश है पहला अरब देश जो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहा है? नॉर्मली जो अरब कंट्रीज होती है वहां पे नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस के बहुत बड़े बड़े भंडार है वहां पे, उनसे वो प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन कौन सा ऐसा पहला देश बना है जो इससे कोयले से विद्युत का उत्पादन कर रहा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित किस देश ने पीरियड पॉवर्टी की समस्या के समाधान के लिए सैनिटरी पैड्स निशुल्क प्रदान करने के लिए एक विधेयक पास किया है? जर्मनी, कनाडा, रूस, स्कॉटलैंड? पीरियड पॉवर्टी काफी अच्छा टर्म है, इसको आप जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट और पेपर 2 में यूज कर सकते हो। इसको सोशल मुद्दों में किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा, जो बच्चा यूज करेगा देखो नंबर मिलेगा उसको। पीरियड पॉवर्टी को यूज करने का अगर कोई कर पाया, कोई ऐसा क्वेश्चन आया और वहां आपने लिखा, तो डेफिनेटली उसका इंप्रेशन जाने वाला है। क्या है इसका सही उत्तर? पीरियड पॉवर्टी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्कॉटलैंड। दुनिया का पहला देश है ये जिसने पीरियड्स पॉवर्टी के ऊपर ये बिल लेके आया। समझाता हूं क्या है, ये देखो खबर। स्कॉटलैंड बिकम्स फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री। कैन इंडिया फॉलो सूट्स? क्या इंडिया भी ऐसा कर सकता है? देखो मैं आपको बता दे रहा हूं, नॉर्मली जब वीमेंस का जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो दौर होता है, उसमें बहुत सारी दुनिया की जो महिलाएं पीरियड पॉवर्टी का सामना करती है। इसका मतलब क्या है कि वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो सैनिटरी पैड्स को वो यूज कर सके
अपने आप को हाइजीन रख सके, एक अच्छी हेल्थ के लिए जरूरी होती है, तो गरीबी के चलते वो अपने उस हाइजीन को मेंटेन नहीं कर सकती। तब स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बना। दुनिया में देखो कितने बड़े बड़े देश है, एक स्कॉटलैंड छोटा सा देश पहला ऐसा देश बन गया जहां की वहां के उसने सरकार ने एक बिल पास कर दिया जिसके तहत जिन भी महिलाओं को पास अगर पैसा नहीं है सैनिटरी पैड्स खरीदने का, तो वो सरकार उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएगी ताकि पीरियड पॉवर्टी से बाहर निकल सके। तो ये महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ नहीं, महिलाओं के लिए या उनको समर्थन देने के लिए ये एक काफी अच्छी इनिशिएटिव है। भारत सरकार को भी इस तरह की इनिशिएटिव उठाना चाहिए। एक नया शब्द निकल के आया, पीरियड पॉवर्टी, क्योंकि महिलाओं का जो स्वास्थ्य है, याद रखना महिलाओं का स्वास्थ्य जरूरी है एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में। याद रखना स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में जरूरी है महिलाओं का स्वास्थ्य। आपके जो एसडीजी के गोल्स है उसमें बहुत सारे गोल्स विदाउट वीमेन की अच्छी हेल्थ के अचीव आप नहीं कर सकते। काफी अच्छा एक कदम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की तट रेखा पर ब्लू टाइड देखने को मिला? मैंने आपको बताया था पहले भी, ये बताइए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र, क्या है ब्लू टाइड? ब्लू टाइड कहां पे देखने को मिला? आपको याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले ही कराया था आपको ब्लू टाइड। और इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। आप जानते हैं महाराष्ट्र के तट पे ब्लू टाइड देखने को मिले थे स्टूडेंट। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के आपके पास 2 ऑप्शन है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस 1 मंथ से लेके 3 ईयर तक है, साल भर की फीस है 49,500, 2 साल की है 72,000 और 3 साल की है 90,000। मेरा रेफरल कोड नवीन1 यूज करेंगे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, नवीन सर की मेंटरशिप मिलेगी। ओके, दूसरा आपके पास है आइकॉनिक। आइकॉनिक क्यों लेना चाहिए? आपको एक पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, स्टडी प्लान्स होंगे, आपको पर्सनल फीडबैक मिलेगा, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वीकली टारगेट, हर वक्त आपका एक कोच आपके साथ रहेगा। ये साल भर 2 साल और 3 साल के ऑप्शन में अवेलेबल है। साल भर की फीस 69,500, 2 साल की है 1,07,000 और 3 साल की है 1,41,000। फिर से अगर मेरे रेफरल कोड नवीन1 को यूज करेंगे, याद रखना ये कोड वो है जो आपको लबासना में एंट्री दिलाएगा और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो कोड याद रखना नवीन1 स्टूडेंट। जो हमारी मंडे की क्लास होगी मैंने आपको बताया था, उसमें हम 1 नवंबर से लेके और 30 नवंबर तक के जितने भी एमसीक्यू हुए हैं, मतलब उसमें 30 नवंबर के भी एमसीक्यू शामिल रहेंगे। कंप्लीट एमसीक्यू का सेशन होगा जिसमें 100+ क्वेश्चन होंगे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि पूरे महीने भर में मैंने आपसे जितने क्वेश्चन पूछे हैं क्या आप उनका सही जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो उस सेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहना स्टूडेंट्स, परसों वो सेशन होने वाला है। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर 10% का डिस्काउंट चाहते हैं और नवीन सर की मेंटरशिप चाहते हैं तो नवीन1 कोड को यूज कीजिए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सारी पीडीएफ्स आपको यहां मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग। मिलते हैं मंडे को।